John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States. डोनाल्ड ट्रंप की नज़र वेनेजुएला पर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही टेढ़ी थी। वो हर हाल में वेनेजुएला के तानाशाह प्रेसिडेंट मादुरो को हटाना चाहते थे, पर यही वजह थी कि उसकी इंफॉर्मेशन देने पर उन्होंने इनाम को दुगना कर दिया था। अब मसला ये उठता है कि आखिर यूएसए और वेनेजुएला के बीच में क्या ऐसी बात थी या उनके बीच में क्या ऐसा मसला था जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप इस हद तक जाना चाहते थे। तो देखिए, डायरेक्टली और अपेरेंटली यूएस का जो एलिगेशन वो ये था कि वेनेजुएला के बॉर्डर से यूएस में इलीगल ड्रग्स की स्मगलिंग होती है और इसमें वेनेजुएला की सरकार भी कहीं ना कहीं शामिल है। लेकिन यूएस ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो 2020 की रिपोर्ट है वो खुद ये कहती है कि 75 इलीगल ड्रग्स जो हैं वो यूएस में पैसिफिक से स्मगल होती हैं और एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है वो कैरिबियन से आता है। अब 15 दिसंबर 2025 को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया और एक किस्म की बहुत ही खतरनाक जो ड्रग है फेंटेनियल, उसको एक मास डिस्ट्रक्शन का वेपन बताते हुए उसकी तुलना जो है केमिकल वेपन जितना उसको घातक बताया। अब कमाल की बात यह है कि फेंटाइल जो है वो मेनली मैक्सिको में प्रोड्यूस होती है और यूएस के जो दक्षिणी बॉर्डर है वहां से लैंड के थ्रू उसकी स्मगलिंग यूएस में होती है। और यहाँ तक कि यूएस ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की 2025 की नेशनल ड्रग थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में कहीं भी वेनेजुएला को सोर्स ऑफ फेंटेनिल को बताया ही नहीं गया है। तो फिर अमेरिका इस तरह की दादागिरी वाली कार्रवाई के पीछे उसका क्या मकसद है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो देखिए, अमेरिका की फितरत हमेशा से हिस्टोरिकली ये रही है कि वो अपने मिलिट्री एक्शंस की जो जस्टिफाई करने के लिए और अपने आप को वर्ल्ड पुलिसमैन के रूप में पेश करने के लिए एक कुछ ना कुछ ऐसे वैल्यूज को निर्धारित करता है और अपने इन एक्शंस को इस तरीके से एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड उसको देने की कोशिश करता है। या हम इराक के इसी तरह की बात हम इराक के सद्दाम हुसैन के बारे में भी देख चुके हैं। तब यूएस ने दावा किया था कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल वेपन्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरह की थ्रेट है और उसी का आधार लेके उन्होंने सद्दाम हुसैन को निपटाया था। और 2011 में लीबिया के जो गद्दाफी थे उनको भी एक ह्यूमन राइट के आधार पर और एक टेररिज्म के आधार पर जो है नेटो का सहयोग लेकर उनको भी इसी तरीके से निपटाया था। तो हम ये हमेशा से देखते आए हैं कि यूएस की ये फितरत रही है कि अपने मिलिट्री एक्शंस चाहे वो कितने भी अन्यायपूर्ण हो उनको एक हाई वैल्यू का ग्राउंड देकर जस्टिफाई करने की कोशिश यूएसए हमेशा से करता रहा है। और सारी दुनिया जानती है कि इराक के सद्दाम हुसैन की समाप्ति के बाद में इराक में किसी भी तरह के केमिकल वेपन्स या बायोलॉजिकल वेपन्स देखने को नहीं मिले थे। अब सद्दाम हुसैन, गद्दाफी और मादुरो, इनकी डिटेल स्टोरी भले ही डिफरेंट हो बट देयर इज वन कॉमन थिंग, इन तीनों ने ही अमेरिका के डॉलर पावर को चुनौती देने की कोशिश में अपने जो ऑयल का जो एक्सपोर्ट था उसको डॉलर सिस्टम से बाहर करने की कोशिश की थी। यानी कि उन्होंने किसी अदर करेंसी अथवा गोल्ड में ट्रेड करने की कोशिश की थी ताकि अमेरिका के जो डॉलर ट्रेड का जो सिस्टम है उसको बाईपास किया जा सके। अमेरिकी डॉलर का वर्ल्ड ट्रेड में एक रिजर्व करेंसी का जो स्टेटस है वो उसको एक जबरदस्त एज देता है और अमेरिका उसका प्रयोग हिस्टोरिकली यानी कि हमेशा से एक वेपन के रूप में, सैंक्शन के रूप में हमेशा से करता रहा है। और जिन देशों को उसे निपटाना होता है, जहाँ के तानाशाहों को उसे निपटाना होता है, वो उनकी शुरुआत सैंक्शन से ही करता है। अब वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व मौजूद हैं और यह देश पूरी तरह से इकोनॉमिकली ऑयल एक्सपोर्ट पे ही डिपेंड करता है, परंतु लगातार अमेरिकी सैंक्शन से और उसका जो एक्सपोर्ट है वो बुरी तरीके से प्रभावित होता रहा है। 2023 में महज 0.8% हिस्से का ऑयल ही उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा था, जिसका सबसे बड़ा खरीदार जो था वो था चीन। अब देखिए, अमेरिका के पड़ोस में चीन की मौजूदगी या चीन की आहट एक तरीके से अमेरिका ने खुद ही आमंत्रित की थी। दरअसल 2017 में अमेरिका ने सैंक्शन
लगाकर एक तरीके से वेनेजुएला को डॉलर ट्रेड सिस्टम से बाहर कर दिया था। ठीक आज के रशिया की तरह मजबूरी में वेनेजुएला ने लोन के बदले ऑयल के आधार पर चीन से ट्रेड प्रारंभ कर दिया। और दूसरी बात यह भी थी कि वेनेजुएला के पास जो वेपन्स हैं वो रशियन और चाइनीज मेड हैं, और लगातार जो है वेनेजुएला रशिया और चाइना से वेपन्स का इंपोर्ट कर रहा था। और चाइना एक स्ट्रेटजी के तहत वेनेजुएला में और साथ ही साथ साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, जिनको कि लैटिन कंट्रीज भी कहा जाता है, वहां पर धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ा रहा था, जो कि जाहिर तौर पे अमेरिका को पसंद। ये अमेरिका के लिए ना काबिले बर्दाश्त था कि चाइना उसके बैकयार्ड में आकर बैठ जाए और वेनेजुएला के साथ वो निरंतर ट्रेड अपना बढ़ाता चले और साथ ही साथ उसको वेपनाइज भी करता चले। मैक्रो रूबियो ने क्लियरली एक बार इंडिकेशन ये दिया था कि यूएस विल नॉट अलाउड एनी राइवल इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये इस बात का संकेत मिलता था कि अमेरिका चाइना के इस कदम से बिल्कुल भी खुश नहीं था, और अमेरिका ने एक झटके में मिलिट्री एक्शन से चाइना के वेनेजुएला को दिए गए तकरीबन 10 बिलियन यूएस डॉलर के लोन को एक तरीके से अधर में लटका दिया, क्योंकि अब कोई भरोसा नहीं है कि चाइना इस लोन को वापस रिकवर कर पाएगा, चाहे वो ऑयल के फॉर्म में हो या किसी अदर फॉर्म में हो। तो यहाँ पर चाइना का जो ये इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन वेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लैटिन अमेरिकी देश भी अब चाइना के इन्वेस्टमेंट को स्वीकार इतनी आसानी से नहीं करने वाले हैं, क्योंकि तकरीबन हर देश, खासतौर से लैटिन अमेरिकी कंट्रीज, कोलंबिया हो, चाहे मैक्सिको हो, चाहे पनामा हो, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ट्रंप का जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल है, और कोई भी ऐसा कदम आज के बाद या इन फ्यूचर उठाना नहीं चाहेगा जिससे कि वो ट्रंप की आंखों की किरकिरी बन जाए और यूएस का ध्यान उनकी तरफ चला जाए। इसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि पनामा की गवर्नमेंट से ट्रंप ने ये कहा है कि वो सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट है, जो पोर्ट के ऊपर चाइनीज होल्डिंग है, उनको खत्म करे। और इस तरीके से अमेरिका नहीं चाहता कि पनामा नहर पर किसी तरीके से चाइना का कंट्रोल हो या उसका इन्फ्लुएंस हो, तो उन्होंने इसके मद्देनजर पनामियन गवर्नमेंट को भी वार्निंग दी थी। अब फाइनली यह बात बड़ी आश्चर्य की यहाँ पर हमें देखने को मिली है कि वेनेजुएला के पास जो है चाइनीज और रशियन वेपन्स हैं, चाइनीज रेडार हैं, और साथ ही साथ S-300 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया का, वो भी मौजूद है। सुखोई 30 भी उनके पास रशियन मेड मौजूद हैं। तो ऐसे क्या कारण रहे कि अमेरिका इतनी आसानी से ऑपरेशन करके वहाँ के प्रेसिडेंट को और उनकी वाइफ को उठा कर ले गया? तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अमेरिकी मिलिट्री इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि उन्होंने सारे चाइनीज और रशियन रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही जाम कर दिया था, और ये दोनों ही देशों के हथियार किसी तरीके से काम नहीं आए, और अमेरिका बड़ी आसानी से जो है अपने ऑपरेशंस को वेनेजुएला में अंजाम दे पाया। तो ये चिंता का सबब भारत और पाकिस्तान के लिए भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि भारत के पास रशियन मेड वेपन्स हैं और पाकिस्तान के पास चाइना मेड वेपन्स हैं, और यदि इन दोनों कंट्रीज के वेपन को इतनी आसानी से यूएस मिलिट्री के द्वारा एग्जाम किया जा सकता है, इन्हें नाकारा बनाया जा सकता है, तो समझा जा सकता है कि किस लेवल पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है और R&D में वो कितना आगे है। तो एक इनडायरेक्ट मैसेज पूरे वर्ल्ड को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन के माध्यम से दिया है कि नो कंट्री इज नियर बाय देम इन कॉन्टेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी या टेक्निकल एडवांसमेंट उनका इतना ज्यादा है कि अभी शायद देशों को या चाइना को या रशिया को उनके थोड़ा पास आने में काफी समय लगेगा। एक इनडायरेक्ट मैसेज हमें यहाँ पर ये देखने को मिला है, और भारत और पाकिस्तान के लिए तो निश्चित रूप से एक बड़ी चिंता वाली ये बात है, क्योंकि दे बोथ डिपेंडेंट ऑन रशियन एंड चाइनीज वेपन। कि एक अंडर करंट मैसेज भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ब्रिक्स को खास तौर पे दिया है, क्योंकि
इससे पहले जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, उस दौरान ये बड़ी चर्चा ज़ोर-शोर से दुनिया में उठी थी कि ब्रिक्स अपनी एक खुद की करेंसी लॉन्च कर सकता है, जो डी-डॉलराइज़ेशन की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा और इस डी-डॉलराइज़ेशन की मुहिम में इसका जो लीडरशिप होगी, वो चाइना और रशिया के हाथ में होगी और उसमें हालाँकि ये सवाल उठा था कि भारत का इस संदर्भ में क्या कदम होगा या भारत की इसमें क्या भूमिका होगी। तो उस समय भी हमने एक पुराने अपने वीडियो में कहा था कि भारत उस स्थिति में उस समय भी नहीं था और आज की तारीख में तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो चाइना या रशिया की किसी डी-डॉलराइज़ेशन की किसी स्कीम में या किसी इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करे क्योंकि भारत पहले ही अमेरिकन टैरिफ के बोझ तले दबा है और यदि भारत इस तरह का कोई इंडिकेशन यूएस को देता है तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए ठीक नहीं होगा और बाकी आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया इज़ करंटली अंडर प्रेशर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका कोई क्लियर डायरेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कभी यहाँ, कभी चाइना, कभी यूएस, कभी रशिया एंड ऑल दिस। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार चीन अब अपना जो इन्वेस्टमेंट है वेनेजुएला में और लैटिन अमेरिकी कंट्रीज़ में उसको किस तरीके से वो रिकवर कर पाता है, फ्यूचर में उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या कुछ एक्सपर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यूएस ने वेनेजुएला में ऑपरेशन किया, चाइना इस तरह का ऑपरेशन ताइवान में कर सकता है और उस स्थिति में यदि ऐसा होता है जिसकी संभावना फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही, बट इन फ्यूचर दैट कैन इवेंचुअली पॉसिबल। सो हमें देखना होगा कि आखिर किस तरीके से ये जियोपॉलिटिक्स जो है, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर हमें यहाँ पर करवट लेते हुए दिखाई दे रहा है, किस तरीके से ये अनफोल्ड होगा। तो मिलते हैं किसी